नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। क्या चलिए, आज हमारा जो सेशन था एमसीक्यू का एडीओ के लिए वो हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल तक हमने क्या कर लिया था, सारा हमारा महान्यायवादी है ना और सीएजी ये वाला चीज कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अपन आज से क्या करना था, आपको लोकसभा, राज्यसभा, संसद के जो सदन है उसके बारे में करना था। ठीक है, भाग 5 में अपना राष्ट्रपति हो चुका है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, महान्यायवादी, सीएजी, ये सारी चीजें हमने लेखापाल समिति कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद जो है ना, संसद के जो सदन होते हैं उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन से सदन से बनकर बना होता है, वो उच्च सदन, निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन ही किसको बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और निम्न सदन मतलब लोकसभा बोलते हैं, है ना। कोई भी फैसला जो होता है, कोई भी विधेयक पास होता है तो वो क्या होता है, लोकसभा एक हमारे संसद से होके पास होता है ना, जिसमें आ जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे साइन करता है, तब जाके हमारा कोई विधेयक जो है वो पास होता है। ठीक है, कोई संशोधन है, संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन जो होता है वो भी ऐसे ही होता है कि लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा पहले होता है साइन, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन से वो पास होता है। ठीक है, तो सारा जितना भी नियम कानून बन रहा है ना, जो भी विधेयक पास हो रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, वो सारा हमारे संसद के ही तीनों चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, अब हम अभी देखते हैं लोकसभा। ठीक है, अच्छा, ये जो संसद है, संसद के बारे में जो है ये कौन से आर्टिकल में है ना, ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो संसद क्या है, दो सदन से मिलकर बना होता है, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, और संसद के गठन के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल जो है 79, है ना। आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, संसद के सदन के बारे में, उनके गठन के बारे में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 79 में। अब ये किससे बनकर बना होता है, दो से, एक राज्यसभा, लोकसभा। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में कहा गया है। ठीक है, राज्यसभा या उच्च सदन जिसे कहा जाता है। और आर्टिकल 81, ये क्या है, आर्टिकल 81 लोकसभा। ठीक है, जिसे निम्न सभा भी कहा जाता है। ठीक है, उसको वो किसमें कहा गया है, आर्टिकल 81 में कहा गया है। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, इसमें जो सदस्य बनते हैं वो किसके द्वारा चुने गए होते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य इसमें होते हैं, किसमें, लोकसभा में, है ना। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए रहते हैं। जो वयस्क मताधिकार होता है ना, उसके अधिकार से जो हुआ रहता है वो सदस्य आते हैं लोकसभा में। ठीक है, जिनका भी आयु जो है वो 18 साल से ऊपर हो चुका है, वो सभी वोट देंगे और उसके द्वारा जो है सदस्य चुने जाएंगे और वो लोकसभा के सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, आप हम सब तो अभी वोट दे ही रहे हैं ना, सभी यहाँ जितने भी है सब 18 साल से ऊपर ही है। तो ठीक है, पहले क्या होता था, लेकिन पहले ना ये 21 साल हुआ करता था, पता होगा सबको, है ना। पहले 18 साल के लोग वोट नहीं दे पाते थे, पहले ये 21 साल हुआ करता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ जिसको था, जो कौन सा था, 61 नंबर का संविधान संशोधन, है ना। 61वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 1989 में 61 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, 18 साल के 21 से 18 साल कर दिया गया था मतदान करने के एज को। ठीक है, तो लोकसभा में क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू जो सदस्य बनते हैं वो आते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट चुने हुए लोग नहीं आ सकते। ठीक, ठीक है, चलिए अब क्या देखते हैं, लोकसभा में जो सदस्य हैं उसके, लोकसभा के सदस्यों का क्या योग्यता क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो योग्यता क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो।
ठीक है, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की जो आयु है वो पूर्ण कर लिया हो, ठीक है, और क्या हो, मानसिक रूप से एकदम फिट होना चाहिए, है ना, मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी मानसिक रूप से विकृति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और भारत सरकार या राज्य सरकार के प्रति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ का पद मतलब क्या होता है कि हम भारत की संचित निधि से जो मतलब गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला होता है ना, जो हम सैलरी लेते हैं वो होता है लाभ का पद, तो उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। ये किस में हो गया, हमारे लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता है, ठीक है, ये हो गया। चलिए और कुछ है इसमें, आगे बढ़े हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक। और ये 5 साल कब होता है, पहली बैठक से, जो पहला बैठक होता है ना, पहले बैठक से 5 साल जो है ये काउंट होता है, ठीक। और ये किसमें कहा गया है पता है, ये आर्टिकल 83 में कहा गया है। आर्टिकल 83 में क्या कहा गया है, जो उनके कार्यकाल के बारे में कहा गया है आर्टिकल 83 में, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, कुछ मेन चीज हो गया। अच्छा, इसमें क्या कौन कौन होते हैं लोकसभा में, से हो गया, लोकसभा में क्या कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और कौन होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। ये बनते कौन कौन है, जो हमारे जहाँ वहां पे जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं, वो अपने में से ही उन एक सदस्य को चुनते हैं, जो क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो उनके सदस्यों के द्वारा चुने गए लोग ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या होता है, जिस दिन पहली बैठक होती है उसी दिन ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं, और उसी शपथ ग्रहण से 5 साल तक इनका कार्यकाल माना जाता है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं ना, ये अपने पद का शपथ नहीं लेते, मतलब ये अपने अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेते, ये लोकसभा के सदस्य पद का शपथ लेते हैं, ठीक है। ओके, क्या होता है, जब इनका चुनाव होता है तो उस समय पहले पूरे सदस्य चुने जाते हैं, और उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो चुने जाते हैं, ठीक है। और इनको क्या होता है, अब लोकसभा है, अब ये क्या होता है, लोकसभा अगर भंग हो गई है ना, मतलब क्या हुआ, मंत्रिपरिषद पूरे भंग हो गए या इनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है, तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति को कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है अब लोकसभा को भंग कर दिए, 5 साल कंप्लीट हो गया, या बीच में कभी भी बहुमत नहीं होने की वजह से कभी कभी लोकसभा जो है वो गिर जाता है, ये निम्न सदन नीचे गिर जाता है बोलते हैं ना, तो क्या होता है, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य जो होते हैं उनका पूरा प्लेस जो है वो खाली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर चुनाव होता है, जैसे 5 साल हो गया तब को लेके चलते हैं, 5 साल हो गए फिर चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद क्या होते हैं, उसमें लोकसभा के सदस्य आते हैं, ठीक है, सदस्य आते हैं, फिर वो शपथ ग्रहण करते हैं, और शपथ ग्रहण के बाद फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद जो है वो उनको मिलता है। अब ये क्या हुआ, कोई भी सदस्य तो है नहीं, है ना, अब इनको कौन है, शपथ कौन ग्रहण करवाएगा, ठीक है, तो इनको शपथ देने के लिए कौन होते हैं, फिर आते हैं हमारे प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर आते हैं, ठीक है। एक ऐसे जस्ट फॉर द नॉलेज थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कैसे करते हैं, वहां के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें जब सबसे ज्यादा वरिष्ठ जो होते हैं, वरिष्ठ मतलब जिनका जो बहुत ज्यादा समय से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो वो जो सबसे पुराने सदस्य होते हैं वो वहां के प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और यही प्रोटेम स्पीकर जो है ये सारे सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य होने की शपथ दिलाते हैं, और यही फिर क्या करते हैं, अध्यक्ष के चुनाव को चालू करते हैं, ठीक है। चलिए ये सारा चीज हो गया, एक अपन ब्रीफ में हल्का हल्का देख लिया, अब अपन क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, फिर जो आएगा बीच में उसको और डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो ये तो अपन देख लिए अभी, कितना होता है, 25 साल, है ना। लोकसभा के लिए कितना होता है, 25 साल होता है। वही अगर राज्यसभा आ जाए तो, हाँ, राज्यसभा के लिए ये 30 साल होता है, ठीक है, 30 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए राज्यसभा के लिए। और वही अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आ गया तो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आ गया तो इनके लिए कितना था, 35 ईयर था,
है ना, इसको स्पेसिफाई अलग अलग याद रखिएगा, इसका 25 साल, 30 साल, 35 साल, ठीक। चलो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जिन्होंने, मैं स्टार्ट में ही बोलती हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हमारे जो वीडियो की तैयारी के लिए जो हम एमसीक्यू या और भी चीजें डालेंगे वो आपको अतिशीघ्र मिलते रहे, है ना। और दूसरा, जिनको भी हमारा ये हम जो कर रहे हैं, हमारे जो एमसीक्यू का चैनल सेशन चल रहा है वो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस जो है यहाँ ला सके, ठीक है। चलिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सही नहीं है, ठीक। नहीं को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेंगे, ठीक। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही नहीं है बोल रहा है ना, ठीक है। निर्वाचन तो वयस्क मताधिकार पर ही होता है, ठीक। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, ये भी निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। ये भी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्देशन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृत्ति उपलब्ध कराता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, जो राष्ट्रपति है ये निर्वाचन आयोग को क्या प्रोवाइड करवाता है, आवश्यक कर्मचारी वृत्ति जो है, जो उसकी जरूरत होती है उसको वो उपलब्ध कराते हैं। अब ये सी वाला ऑप्शन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार नहीं किया जाता, ये निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं आएगा, यही गलत हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, पूछा क्या है कि क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, ये सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं करता, इसकी जगह क्या आएगा, निर्वाचन आयोग आएगा, ठीक। कुछ छूटते जा रहा होगा तो मैं एक बार थोड़ा चेक करते जा रही हूँ, है ना, ताकि मैं बता सकूं। चलिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र क्या होता है, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, सही है ना, ये सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, एक सेकंड, भारत में निवास करने वाला थोड़ी होगा, कोई भी निवास कर रहा है तो नहीं कर सकता ना, हाँ थोड़ा समझ के बनाना है ना, नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता नहीं, किसी भी निवासी द्वारा भी नहीं हो सकता, भारत के किसी नागरिक द्वारा, सबसे बड़ा शब्द तो यही है, नागरिक होना चाहिए, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो ये ही सी इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतदाता सूची में नाम भी होना चाहिए, ठीक है, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी वो इसमें लोकसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, किस जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जहां की जनसंख्या जितनी होगी उस हिसाब से उस राज्यों को सीटों का आवंटन होता है, ठीक है। जैसे कि यूपी में सबसे ज्यादा है लोकसभा के सीट, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है वो, वहां कितना है, 80 है सीट, है ना। तो इस तरह से राज्यों की सीटों का आवंटन होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, अब ये सीट वाला चीज आई है तो ठीक, देखते हैं थोड़ा इसके बारे में कुछ। हमारे लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट का अधिकतम जो हो सकता है वो कितना है, वो हो सकता है, सॉरी क्या लिख रही हूं मैं, एक मिनट, वो हो सकता है कितना, 552, है ना। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 552, ठीक है। अधिकतम सीटों की सीट कितनी है, 552, जिसमें केंद्र राज्य और मनोनीत जो होते हैं, जिसमें आते हैं कौन,
एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो केंद्र में 552 में कहते हैं ये अधिकतम सीट है ना, इतनी ही सीट हो सकती है। तो 552 में केंद्र में हमारे कितने सीट है? केंद्र में है 20 सीट, ठीक है। राज्य में कितने हैं? 530 सीट, ठीक। अभी कितना हो गया? 550 हो गया। और एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2 मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन का प्लेस होता है, ठीक है। तो ये कितने हैं? ये वास्तविक है, मतलब आवश्यक रूप से जितने होते हैं वो, ठीक है। अधिकतम इतने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम। और जो वास्तविक है वो कितने हैं? वास्तविक जो एट प्रेजेंट जो है वो कितने हैं? 545 है ना, 545, जिसमें से केंद्र, राज्य और एंग्लो, ठीक है। तो केंद्र में, राज्य में कितने हैं इसमें? अभी भी ये 530 है, ठीक है। राज्य में हो गए कम, कितने हैं? 13। और एंग्लो कितने हैं? अभी भी 2, ठीक है। अब हो गए क्या? 3 4 5, ठीक है, 45। तो 5 इतने हैं। अब देखिए ये क्या है? अभी कितने हैं? 552 इसके अधिकतम हो सकते हैं, बट वास्तविक में कितने हैं? 545। पर अभी भी हमारे यहाँ कितने हैं? 543 ही होते हैं। क्यों होते हैं 543? क्योंकि ये जो एंग्लो इंडियन वाला पोस्ट है इसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन के थ्रू। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ना, 104 नंबर के संविधान संशोधन से ये एंग्लो इंडियन वाला जो मनोनीत सदस्य थे इनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब टोटल सदस्य कितने होते हैं? 543, ठीक है। 530 राज्य से और 13 जो है वो केंद्र से, ठीक है। चलिए ये तो अपन देख लिए। तो किस हिसाब से होता है? जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन खालिस्तान जनगणना। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि कौन से जनगणना, अभी भी कौन से जनगणना के आधार पर जो है लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन होता है, ठीक है। राज्यों के बीच में जो आवंटन होता है वो आज भी कौन से मतगणना के अनुसार होता है, ठीक है। ये अभी भी बैक में ही चल रहा है, ठीक। तो ये कौन से होता है? ऑप्शन इधर देख लेते हैं। 1961, 1971, 1981 और 1991, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है? 1971 है, ठीक है, राइट। 1971 को अभी भी बेस ईयर मान के चल रहे हैं, ठीक है। जो राज्यों को लोकसभा के सीटों का जो आवंटन है वो आज भी 1971 का जो जनगणना हुआ था ना उसके हिसाब से ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जनसंख्या के हिसाब से होता है ना। और कौन से जनगणना को बेस ईयर मान के चल रहे हैं? तो 1971 को, ठीक है। और इसको कब तक मानेंगे? तो 2026 तक मानेंगे, ठीक है, 2026 तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही बोल रहा है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो 2026 तक ये यथावत रहेगी, ठीक है। भारत के संविधान में जो डिस्कशन कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते जा रहा है, ठीक है। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अब क्या पूछ रहा है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बोल रहा है, ठीक है। कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 552 पर। क्या ये 552 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को तो हटा दिया गया है। तो अब कितनी हो गई संख्या? 550 हो गई। एंग्लो इंडियन को 104 104 संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत हटा दिया गया है। तो अब कितनी हो गई संख्या? 550 हो गई। इसमें है क्या? ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन चारों दे दिया होता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं दिया था और फिर भी 552 होता, तब हम 552 को लेते, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 550 नहीं देके कुछ और दे दिया होता, ठीक है, 555 दे दिया होता, ठीक है, 555 दे दी तो इनमें से कोई नहीं है, तब अगर पूछते तो कितनी हो सकती थी होना चाहिए वैसे तो, लेकिन ठीक है अगर ऐसा आ गया तब 552 वाला जो है ऑप्शन अपन लेंगे, ठीक है। नहीं तो 550 है क्योंकि एंग्लो इंडियन हट चुका है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वो है कितनी है? अभी तो आ गया भाई, देखो मैं अभी जो बोली ऑप्शन भी आ गया, तो 550 इसका आंसर है, ठीक है। ये भी 550 555 ले रहा है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, तो कितना हो सकता है लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है? किसका? केंद्र शासित क्षेत्रों का। तो ये ना मैक्सिमम 20 हो सकता है, ठीक है। 20 ही लिए थे ना पहले, जब 552 था, 552 था तो कितना था? केंद्र में तो 20 था ना, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना हो सकता है? 20 हो सकता है, ठीक है। राज्यों के लिए कितना था? 530, वो फिक्स है।
केंद्र के लिए मैक्सिमम 20 हो सकता है, और अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 13 है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किसका बोला गया है? अनुसूचित जातियों का, है ना, एससी का, एसटी का नहीं बोल रहे हैं अभी, एससी का बोल रहे हैं कि अनुसूचित जातियों का किसमें प्रावधान किया गया है? तो ये ना आर्टिकल 330 में बोला गया है। ठीक है, एससी के लिए 330 में कहा गया है, और इसी में ही ना 330 में ही आगे फिर एसटी के लिए कहा गया है, 330 का ए ऐसे लिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 330 में क्या बोला गया है? एससी के मतलब अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान को किया गया है। ठीक है, और एससी सीट कितने हैं यहाँ पे? एससी सीट जो है वो 84 है, में भी एक सेकंड ना, एससी सीट जो है वो 84 है, और एसटी सीट जो है वो कितने हैं? वो है 47। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? आर्टिकल 230 में बोला गया है। ठीक, अभी तो ये पढ़े, देखा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84, है ना, अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति का कितना था? 47, एसटी का सीट, है ना, एससी के लिए कितना है? 84 है। ठीक, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीट आरक्षित सीटें हैं? किसके लिए बोल रहा है? अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो बिहार उत्तर प्रदेश में ना वैसे भी अनुसूचित जनजातियां ना बहुत कम हैं। कहाँ अनुसूचित जनजातियां ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आरक्षण भी वहीं पे ही होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ठीक, चलिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अब मनोनीत कौन करता है? सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? तो अल्पसंख्यक मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। कौन करता है भैया? मनोनीत करने का कार्य किसका है? जब हम राष्ट्रपति पढ़े थे तो भी अपन पढ़े थे, है ना, तो भारत के राष्ट्रपति पढ़े थे तब, या फिर उससे पहले कभी तो भी ये क्वेश्चन अपन देखे हैं मनोनीत वाला, है ना। तो किसके पास होती है शक्ति? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ये आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन ये पहले की बात हो गई, अब नहीं करते हैं मनोनीत, है ना। राज्यसभा में अभी भी मनोनीत होते हैं सदस्य, है ना, 12 सदस्य जो है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं 12 सदस्य, लेकिन जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय को जो मनोनीत किया जाता था वो अब हट चुके हैं। ठीक है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले, जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। भंग तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। किस चीज की? सत्रावसान करना, ठीक है, मतलब कि सत्र को चालू करना, सत्र को खत्म करना, ये दोनों की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, लेकिन सत्र अगर चल रहा है उसको बीच में कुछ समय के लिए स्टॉप करना होता है, अगर, है ना, मतलब स्टॉप करके कुछ देर के लिए उसको रोका जाता है। कुछ देर के लिए कौन रोकता है? तो कि फिर वो लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं? जो सेशन चल रहा है उसको कुछ समय के लिए बीच में स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ड्यूरेशन के लिए, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बट जो उसको स्थगित करना और स्टार्ट करना, ये किसके पास होता है? ये ताकत राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, पूरी तरह से भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, कर सकते हैं, बट अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, है ना। ये मंत्रिपरिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति जो है इसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलो, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, है कि नहीं? अभी देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 15 का। चलो, अच्छा, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप टेलीग्राम में देख लेंगे ना, योगेन साहू
ऑनलाइन क्लासेस योगेन साहू का जो चैनल है योगेन साहू नाम से, उस चैनल में जाके आपको टेलीग्राम से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ निकाल के फिर आप और एक बार अपने आप को जज कर सकते हैं, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, आह्वान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जहां उसको ठीक लगेगा, जगह सही बैठ रहा है, वहां पे वो कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं पहले। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक, दूसरा तो गलत है, ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि भारत के संविधान 1 वर्ष में संसद की 3 सत्रों का प्रावधान, ऐसा नहीं 6 महीने से पहले करना है, 6 महीना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कितने बार होते हैं कि 2 बार तो होना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। 2 बार होना कंपलसरी है, ये कहा गया है किसमें? भारत के संविधान के संसद का सत्र 2 बार होना जरूरी है, तीसरा कंपलसरी नहीं है, 3 का प्रावधान नहीं है, 2 बार होना जरूरी है, वो भी 6 माह के अंदर, ठीक है। 6 माह से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या बोला? 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं जब संसद का चलना आवश्यक हो। कौन कौन सा सही है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो तीसरा भी सही होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। 1 वर्ष में कोई दिनों का ना कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, बस 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे पहले इसको करना है, तो साल में 2 बार होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, ठीक है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो कैसे समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा। स्थगन क्या होता है? स्थगन मतलब होता है वही स्टॉप, कुछ समय के लिए स्टॉप। ये कौन करता है? अध्यक्ष, है ना। लोकसभा के जो अध्यक्ष है ना, ये उनके द्वारा किया जाता है स्थगन। स्थगन मतलब कुछ समय के लिए, सदन चल रहा है उसके बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक। एक्चुअली स्टॉप नहीं आना चाहिए, ब्रेक आना चाहिए, ठीक है। ब्रेक, जो ब्रेक लेते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? स्थगन। वो कौन लेता है? अध्यक्ष लेते हैं, ठीक है। सत्रावसान किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, विघटन भी किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते, है ना। राज्यसभा हमेशा रहने वाला है, ठीक है। वो उच्च सदन है और वो हमेशा रहता ही है, उसको कभी भंग नहीं कर सकते, ठीक। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। लोकसभा में सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है। तो अवसान कौन कर सकता है इसका? अभी तक तो देखिए ना बार बार, है ना, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? देखे थे अपन, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक। और आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। बीचों बीच हो गया क्या? थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। जब आपातकाल की स्थिति, ऐसी कोई स्थिति बनती है ना, तो क्या होता है कि जो लोकसभा का सत्र है 5 साल हो चुका है, अब आपातकाल वाली स्थिति में फिर से सम्मेलन तो बुला नहीं सकते, है ना, फिर से एक नया मतलब नए सदस्य का चुनाव नहीं किया जा सकता, तो उसको ना 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद और जरूरत पड़े तो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1-1 साल करके बढ़ाएंगे, 1 साल 2 साल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो कितने साल के लिए बढ़ाया जाता है आपातकाल की स्थिति में? 1 साल के लिए, ठीक। और ऐसा हमारे यहाँ कब एक बार हुआ है? कब हुआ था? 1971 में इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगाया था, 1971 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था, तो आपातकाल की स्थिति में जो उस समय लोकसभा का सत्र चल रहा था उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और वो कौन सा सत्र था? वो 5वें नंबर का सत्र था। 5th नंबर का जो सत्र चल रहा था ना, 5th नंबर के सत्र को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। 5th लोकसभा था, तो क्या हुआ था? 1971 से 1976 तक चलना था, और ये 76 तक नहीं चल के 1 साल और चढ़ गया था, और 1977 1 साल तक इसको क्या किया गया था? बढ़ाया गया था। कौन से नंबर का था? 5वें नंबर का था, ठीक है। और क्या होता है, अब ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया, तो आपातकाल खत्म होने के बाद, मान लीजिए अब इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, आपातकाल बीच में खत्म हो गया, तो आपातकाल बीच में खत्म हो गया ना, तो 6 महीने तक और ये सस्टेन रहता है। उस बीच में फिर चुनाव को करवा के फिर से नए जो है, नया जो लोकसभा है उसको सत्र को स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। और क्या होता है, अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो मैक्सिमम, आपातकाल खत्म होने की कंडीशन में मैक्सिमम 6 मंथ तक और ये
सस्टेन करेगा और उसके बाद फिर ये जो है उसका सस्टेन, जो 1 साल के लिए सस्टेन किया है वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 2 ही महीना हुआ था, ठीक है, 76 से 1 साल के लिए बढ़ा है 77, 2 महीने बाद आपातकाल खत्म हो गया, 2 मंथ के बाद खत्म हो गया, ठीक है। अभी तो पूरा पूरा 10 महीना बचा है, तो ये पूरे 10 महीने तक नहीं रहेंगे, 6 महीने तक और अवधि रहेगा, उस समय तक फिर चुनाव करा के इसको नया जो सत्र है उसको चालू करना होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का, कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक, मैक्सिमम 1 बार, उसके बाद फिर और लगे तो फिर 1 साल, एक साथ 2 साल नहीं बढ़ता है, ठीक है। चलो सी है उसका आंसर ना। अब देखते हैं लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। अभी हमने देखा था तो कम से कम कितने सत्र, तो कम से कम 2 सत्र का होना एकदम जरूरी है, वर्ष में 2 सत्र का होना जरूरी है, 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया कोरम, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है हर चीज में, पंचायती राज पढ़ लो, संविधान में ये लोकसभा पढ़ लो, ये समय कोरम बहुत पूछता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि लोकसभा का कोरम कुल कितने सदस्य संख्या का कितना होता है, ठीक है, कितना होगा, तो कोरम मतलब कितने सदस्य का होना जरूरी है ताकि वहां पे बैठक जो है वो बैठक बुलाई जा सके या बैठक को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो कितना होना चाहिए कोरम जो है 1/10 होना चाहिए, ठीक है। और ये कोरम की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 100 है, आर्टिकल 100 में, आर्टिकल 100 के 3 में जो है ये कोरम के बारे में कहा गया है, ठीक है। क्या बोला है आर्टिकल 100 में, कितने कोरम होंगे लोकसभा में कुल कोरम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये आर्टिकल 100 में बोला गया है, और कितने होंगे 1/10, 110 है ना, करेक्टेड ही है, याद रख सकते हैं इसको। तो लोकसभा में कोरम कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी 1/10, इसका आंसर डी है, ठीक है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो कौन सा राज्य प्रतिनिधि सबसे ज्यादा भेजता है, सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर होता है, तो कौन सा होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना है 80 है ना, यहाँ का कितना है लोकसभा सदस्यों की सीट कितनी है 80 है, किसकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कितनी है, पश्चिम बंगाल की 42 है, ठीक, उत्तर प्रदेश की 80 है, पश्चिम बंगाल की 42 है, ठीक, बिहार का 40 और मध्य प्रदेश का 29 है, ठीक है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, इसमें से कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार ना, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा, जनसंख्या के हिसाब से यूपी लिए थे, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है लद्दाख है, ठीक है। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ का है लद्दाख का, ठीक। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है, 25 लाख, 40, 70 और 1 करोड़। ये ना पहले का डेटा, अपन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, ठीक। चलो, तो क्या हो रहा है, लोकसभा का निर्वाचन जब होता है ना तो हर क्षेत्र के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो फिक्स है, उससे ज्यादा का खर्च करने का इनको जो क्या है अधिकार नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत देखा जाता है कि आप इनसे ज्यादा तो नहीं करते हैं, अगर उनसे ज्यादा होता है तो फिर बैठक बैठ जाएगा, है ना, इनके ऊपर बात उठ जाएगा कि आपने फिर उतना पैसा खर्चा कैसे किया, ठीक। तो इनको क्या होता है एक फिक्स अमाउंट ही खर्च करने का अधिकार होता है, ठीक है। कैसा होता है कि लोकसभा का देखते हैं ना, लोकसभा में बड़े क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र होता है और छोटे क्षेत्र में, ठीक है। तो बड़े क्षेत्र में कितना होता है 95 लाख, बड़े क्षेत्र में इनको सिर्फ 95 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है, ठीक है। उससे ज्यादा ये खर्चा नहीं कर सकते, कौन, लोकसभा में बड़े क्षेत्र में, ठीक है। और छोटे क्षेत्र में कितना कर सकते हैं, ये छोटे क्षेत्र में 75 लाख रुपए कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ये खर्च नहीं कर सकते चुनाव में, ठीक है। चुनाव का अधिकतर व्यय इतना है, ठीक है, उसमें जो भी खर्चा करेंगे ये अपने चुनाव के कार्य के लिए, तो बड़े क्षेत्रों में कितना करेंगे 95 लाख ही कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्षेत्रों में 75 लाख ही लिमिट है इनके खर्चे की, ठीक है। ये किसके लिए हो गया लोकसभा के लिए। और वैसे ही विधानसभा के लिए क्या होता है, विधानसभा के लिए भी होता है ना, तो विधानसभा में छोटे क्षेत्र के लिए बड़े क्षेत्र के लिए कितना होता है, विधानसभा में बड़े क्षेत्र के लिए दिया जाता है 40 लाख रुपए, ठीक है। बड़े क्षेत्र के लिए कितना दिया जाता है 40 लाख रुपए, और छोटे क्षेत्रों के लिए कितना दिया जाता है, छोटे क्षेत्रों के लिए ना 28 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा है ये थोड़ा पुराना है, क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो पहले का है, तो अभी कितना है देख लीजिए, लोकसभा के लिए कितना है 95 75 और विधानसभा के लिए क्या है 40 28, ठीक है।
याद रखिएगा इसको, क्योंकि अब जो आएगा तो ये सब ऑप्शन में से आएगा, ये पुराने ऑप्शन नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि, क्या होता है ना, जब हम लोग चुनाव के लिए अपना मतलब अपना प्रतिनिधित्व जो देते हैं, चुनाव लड़ेंगे तो उनको एक जमानत राशि जमा करनी होती है। ठीक है, चुनाव से पहले एक जमानत राशि जमा करनी होती है। तो वो कितनी है, किसके लिए बोल रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए। ये जो डेटा है ये भी पुराना डेटा है। ठीक है, नए डेटा पे बात करते हैं अपन। तो लोकसभा के लिए अनरिजर्व जो लोग हैं, मतलब जो सामान्य वर्ग है ना, सामान्य वर्ग, सामान्य के लिए कितना है ये, सामान्य के लिए 25,000 है क्या, एक मिनट चेक करने दो तो, हाँ 25,000 है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए ना 25,000 है। और जो रिजर्व है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले हैं ना, ST SC, इनके लिए 12,500, जस्ट हाफ रहता है। ठीक, ओबीसी का इसमें कोई खेल नहीं है। ठीक, वो सामान्य कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सामान्य कैटेगरी में 25,000 है और ST SC कैटेगरी के लिए कोई कितना है, 12,500 है। ठीक है, किसमें, लोकसभा के चुनाव में। ठीक, और विधानसभा में यही कितना हो जाता है, 1,000 और 10,000 और 500 वाला, तो ये वाला जो ऑप्शन आ जाता है उसमें टिक नहीं करती ना। विधानसभा के लिए कौन सा है, विधानसभा के लिए है 10,000। ठीक, 10,000 जनरल वालों के लिए और 500 जो है, सॉरी 5,000 जो है वो किसके लिए है, ये ST SC के लिए है। ठीक है, लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि, अच्छा हाँ क्या होता है देखो, लोकसभा ये जो जमानत राशि जमा किया है ना, ये रिटर्न भी हो जाता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि कम से कम आपको इतना तो वोट प्राप्त हो कि आपको उसका जमानत राशि वापस किया जा सके, है ना। अगर जितना एक मिनिमम है उससे भी कम हो गया तो जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है, वो पैसा उनको रिटर्न नहीं किया जाता। तो वो कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, टोटल जो वैलिड वोट पड़ता है ना, वैलिड वोट का कम से कम 1/6 उनको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी किसी को देखे होंगे 2 या 3 ही वोट मिलता है और नहीं मिलता है, घर वाले भी पूरे पूरे नहीं देते, ऐसा भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1/6 तो होगा नहीं, तो उनका जमानत राशि जो है वो जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का फर्स्ट टाइम जो है आम चुनाव वो कब हुआ था, कब हुआ था, ये 1952 में हुआ था। ठीक है, ठीक, 1952 में जो है लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। ठीक, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, तो ये तो अपन देख लिए थे, कौन सा वाला था, इंदिरा गांधी जी के समय का था, 1951 वाला, है ना। कौन सा था ये, 5वें नंबर का लोकसभा था जो कि 6 वर्ष का था। एक साल इसको बड़ा थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद ना, 1971 है। ठीक, 1971। लोकसभा का नेता कौन है, कौन होता है लोकसभा का नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन होता है इसमें, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला रहता है ना, इसमें कौन होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता। क्योंकि प्रधानमंत्री किसको चुना जाता है, लोकसभा में बहुमत के जो नेता होते हैं उसको प्रधानमंत्री चुना जाता है ना, जिनका बहुमत होता है उसमें से एक सदस्य को चुना जाता है प्रधानमंत्री। तो नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इनकी सलाह में ही राष्ट्रपति फिर काम करते हैं। ठीक है, चलिए, वो कुछ है क्या बताने का, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50%, 50% में तो टाई अप हो जाएगा, उससे ज्यादा प्राप्त होना चाहिए, है ना। 50% मत प्राप्त होना चाहिए ऐसा नहीं है, अधिकतम मत प्राप्त होना चाहिए ना। मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग है ना, ABCD, ये 4 लोग लड़ रहे हैं चुनाव में, 4 लोग खड़े हैं। ठीक है, अब इसमें किसी को 30%, किसी को 20% प्राप्त हुआ। ठीक है, किसी को क्या, अब इसमें मान लीजिए 70% जो है हमारा वैलिड मत है। ठीक है,
30% वैलिड मत नहीं पड़ा, 70% जो है हमको वैलिड मत जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग हुआ, किसी को 30% हुआ, किसी को 25% हुआ, ऐसे करके सबको अलग अलग हुआ है, ठीक है। 25 30 और किसी को मान लो 30% हुआ, कितना हो गया, तो ज्यादा हो गया। मतलब ऐसे देख लीजिए, जिसको सबसे ज्यादा परसेंट मत मिलता है, 4 लोग हैं तो किसी को एक जन को 50% मिल गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो जिसको ज्यादा मत मिलता है ना वो जीतता है, किसी को 50% मिल गया वो जीतेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए वो गलत है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष पद का बहुमत वाले दल को जाता है, ठीक है। अध्यक्ष तो बहुमत वाले दल को मिलता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष में बहुमत वाले दल से नहीं होता, सभी जितने भी उसके सदस्य होते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुमत वाले दल को चला ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नियम संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, भारत में लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, मनोनीत होता है, मनोनीत तो नहीं होता, मनोनीत तो राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन से नहीं होता है, आपस में चुने जाते हैं। नियुक्त किया जाता है क्या, नहीं, चयनित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है, अपने में से एक सदस्य को स्पीकर जो है वो चयनित किया जाता है। और इनको शपथ दिलाने के लिए, सारे सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए कौन आते हैं, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर किनके द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अपने में से चुने गए सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य जो सबसे ज्यादा बार वहां चयनित हुए हैं, उनको क्या बनाया जाता है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो सारे लोकसभा के नए जो चयनित सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं और अध्यक्ष पद का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष पद को चुनते हैं उन सभी में से, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोटेम स्पीकर का जो पद है, वो अध्यक्ष पद जो है वो क्या होता है, वो पार्ट टाइम, मतलब कुछ समय के लिए होते हैं, ठीक है, परमानेंट नहीं होते जो प्रोटेम स्पीकर होता है। उसके बाद फिर जो क्या है, नए स्पीकर जो शपथ लेते हैं वो उस जगह को धारण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, बोल रहा है ना। इसमें से कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो कौन लेता है, राष्ट्रपति तो लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं। स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेते। स्पीकर कौन है, अध्यक्ष, ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, लोकसभा के सदस्य पद की शपथ लेते हैं, वो किसकी लेते हैं, सदस्य की, ठीक है, सदस्यता की शपथ लेते हैं वो, लेकिन अध्यक्ष पद की नहीं लेते। सदस्य की शपथ लेने के बाद अध्यक्ष जो है वो उनमें से चुने जाते हैं, ठीक है। ये शपथ ग्रहण नहीं करते उसकी, ठीक है। सदस्य कौन होते हैं, सॉरी, सदस्य पक्ष पद का जो है वो शपथ लेते हैं, ठीक। चलो, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, पढ़े होगे, किसको, भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या उपाध्यक्ष को, तो किसको सौंपता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना होमवर्क करते हैं ना, एक होमवर्क तो रखना चाहिए ताकि आप लोग कुछ कमेंट करें उसमें, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर नेक्स्ट में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, नहीं होगा तो फिर अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, बट जिन्हें पता हो प्लीज कमेंट जरूर करना है ना। चलो, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक। लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करके, गलत है, ये नहीं होता है उसमें, है ना। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश से नहीं हटाया जा सकता लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, मतलब कि साधारण बहुमत, वहां पे जितने भी सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से इनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। किससे, साधारण बहुमत से, ठीक, साधारण बहुमत से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, ये तो अपन पढ़े थे। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। ये कौन करता है, अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है ना। ये तो उपाध्यक्ष का काम है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उस समय कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, है ना। और उस समय वो उपाध्यक्ष के पद पर नहीं होता, वो पूरा काम किसका करेगा, अध्यक्ष का करेगा। देखो, अध्यक्ष का काम क्या होता है, किसी भी मैटर पे जब,
है ना, किसी भी मैटर पे जब वहां पे चुनाव होता है ना, तो अध्यक्ष वहां पे अपना मत नहीं दे सकता, ठीक है। वो सलाह दे सकता है वहां पे, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। वो क्या कर सकता है, अगर टाई अप हो जाता है तो टाई अप के कंडीशन में ये अपना मत दे सकता है ना। टाई अप के कंडीशन में क्या देता है, टाई अप के कंडीशन में वोट देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे वो वोट देने का परमिशन अध्यक्ष को नहीं होता। तो जब अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होता और उसकी जगह जब उपाध्यक्ष बैठते हैं ना उस पद पे, तो उपाध्यक्ष को भी वही ड्यूटी सेम फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। कि अब वो क्या करेंगे, जब किसी भी चर्चाओं पे, किसी भी बात पे वो अपना मत नहीं रखेंगे, ठीक है। टाई अप के कंडीशन पे ही सिर्फ उनको मत देने का अधिकार रहेगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि स्पीकर की अनुपस्थिति में प्रोटेम स्पीकर करेंगे, नहीं करेंगे। सदस्यों को शपथ दिलाने का काम, हाँ ये तो करते हैं वो, है ना। शपथ दिलाने के लिए तो उनको मतलब वो पोस्ट दिया जाता है ना। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किस लिए किया जाता है, सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, नहीं बिल्कुल ये गलत है, ये भी गलत है ना। उस समय भी उपाध्यक्ष करेंगे या वो उस समय तक उस पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई दूसरा स्पीकर उनकी जगह पर ना आ जाए। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र को चेक करने के लिए, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखिएगा ना, स्पीकर तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि दूसरा स्पीकर उसमें चयनित ना हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। कितना क्वेश्चन है इसमें, ठीक, थोड़ा ही क्वेश्चन है, खत्म ही कर लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसको करते हैं, अपन देख चुके हैं। क्या है, पिछले लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नहीं। क्या था, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है, ठीक है। वरिष्ठतम सदस्य मतलब बूढ़े सदस्य नहीं, है ना। जो सबसे ज्यादा बार वहां पे चयनित हुए हैं उनको किया जाता है, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग, ये कास्टिंग वोट क्या है पता है, ये वही वाला है। टाई अप होने की कंडीशन में जो अपना मत देते हैं ना, उनको बोला जा रहा है कास्टिंग वोट, ठीक है। तो ये कब होता है, वर्तमान सरकार को बचाने हेतु संविधान में संशोधन, नहीं, सीधा आंसर में ही दिख रहा है, डिस्कस की जरूरत ही नहीं है, डी है। जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तब क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को या स्पीकर को जो है वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक। जब अध्यक्ष नहीं है, उनकी जगह उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष के पद पर है तो उनको भी सेम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेंगे। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो ये हमारे आर्टिकल 100 के 1 में कहा गया, ठीक है। आर्टिकल 100 में ही, 100 के 1 में इस बात को कहा गया है, किसको, कि अपना निर्णायक मत देंगे, ठीक। ये 100 में कहा गया है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है। ये क्या नाम था इनका, जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी, है ना। मीरा कुमार ये कौन से नंबर की थी, और ये 15th नंबर की थी, 15वें नंबर की, ठीक है। 15वें नंबर की कौन थी, मीरा कुमार थी, ठीक है, ठीक है। और ये किनकी बेटी थी, ये बाबू जगजीवन लाल जो थे ना, जो महात्मा गांधी के साथ थे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय, वो उनकी पुत्री है ये मीरा कुमार, ठीक है। ये पूछता नहीं है बट नॉलेज के लिए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, देखो आई गया क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष। और ये कौन से नंबर की थी, ये 15th नंबर की थी। और अभी प्रेजेंट में हमारे कौन से नंबर का है, अभी 18th नंबर, ठीक है। 15th नंबर की थी और अभी कौन से हैं, 18th नंबर के हैं, ठीक। यहीं पे लिख के रखी थी, ठीक है। अच्छा 17th नंबर के कौन थे, 17th नंबर के कौन थे, ओम बिरला, है ना। ओम बिरला जो थे वो कौन से नंबर के थे, 17th नंबर के। चलिए कौन है, तो फर्स्ट प्रथम महिला मीरा कुमार, ठीक है, 15th नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है। ये वही चीज है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्या था, अध्यक्ष लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान तो कर ही नहीं सकते, गलत हो गया। मत बराबरी के अवस्था में मतदान कर सकते हैं, ये तो सही है, ये दोनों तो गलत। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। अगर अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं तो उनको हर चीज का अधिकार हो जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ठीक है, तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो किसकी देखरेख में काम करता है? तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष की ही देखरेख में काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे लोकसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें काफी क्वेश्चंस और बनते हैं लेकिन मोस्टली इसमें कवर हो जाते हैं, है ना, इसके सारे ऑप्शंस को अगर हम देख ले तो। ठीक, चलिए जो क्वेश्चन हम दिए हैं उसको कल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है राज्यसभा हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।